Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on Adda247 with a topic that is sentence completion. It's not correction, it's not detection, but we are talking about sentence completion. Now, generally we solve questions related to grammar, but today it's all in all related to the reading skill that you have. If that is strong, you won't have any trouble in solving questions related to sentence completion. अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपको सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, आप देखो किसी की तो स्ट्रांग होती है, किसी को तो आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसे समझ रहे हो, कैसे समझना है उसको, ठीक है, किसी को समझ में आ जाता है. बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज रिटन एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द स्टेटमेंट इज गिवन, राइट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को नहीं समझ में आता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एंड व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज, आपको क्या फोकस करना है. एडिटोरियल सेक्शन पे जाइए, ठीक है. सब लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो पढ़ो पढ़ो. क्यों पढ़ो भाई, क्यों पढ़ो? द रीज़न इज़ दिस, आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी इसके साथ बेहतर होती जाए. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, जैसा कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कहते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको हेल्प करने वाली है. कैसे? कॉम्प्रीहेंशन में भी, क्लोज टेस्ट में भी, रीअरेंजमेंट में भी, एंड अलॉन्ग विद दैट पैरा फिलर्स और सेंटेंस कंप्लीशन, सभी तरह से ये हेल्प करेगी. व्हाट एक्चुअली वी हैव इज, जब भी आप एडिटोरियल सेक्शन पे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 या 3 आर्टिकल्स मिलेंगे. वॉट एवर इज गिवन इन साइड दिस आर्टिकल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये जो होते हैं ये दोनों ही आर्टिकल्स आपके ऑथर बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं. एंड ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग कि ऑथर बेस्ड आर्टिकल्स ही क्वेश्चंस बन के एग्जामिनेशन में आते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन. सपोज अगर ये आर्टिकल डिवाइडेड है या डिवाइडेड नहीं है, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर पूरा एक ही पैराग्राफ भी दिया हुआ है, डिवाइड दैट पैराग्राफ इनटू 3 पार्ट्स और इन 4 पार्ट्स. मतलब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, 3 से 4 पैराग्राफ में इस पार्ट को डिवाइड कर लोगे. व्हेन यू हैव डिवाइडेड इट, स्टार्ट रीडिंग इट. वंस यू हैव रेड द फर्स्ट पार्ट, जब आपने पहला पार्ट पढ़ लिया तो एक लाइन में या आधी लाइन में इसकी समरी लिख दो. आधी लाइन में तो पॉसिबल नहीं होगी, बट हाँ, यू कैन यूज 1 to 1.5 लाइन. सिमिलरली 1 से 1.5 लाइन में आप क्या करेंगे, इसकी समरी भी लिख देंगे. देन अगेन 1 से 1.5 लाइन में इसकी समरी भी लिख देंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. यही है जो कंडीशन हमें पढ़नी है. जैसे ही आपने समरी लिखी, व्हाट हैपेंस इज, जब हम पैसेज पढ़ने जाते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस कि हम जब सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो पहला पार्ट भूलते चले जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिटेन विथ योर सेल्फ. ये आपको समझना है और अपने साथ बैठाना भी है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. आपको एक एक पैराग्राफ पढ़कर एक एक आधी लाइन में क्या करना है, इसकी समरी लिखनी है. और जब आप समरी लिख लोगे, व्हेन यू adjoin all the summarized part, you will be able to comprehend what's given in the passage, right? आप आसानी से समझ पाएंगे कि पैसेज में दिया क्या है. That is what will be useful in your questions related to comprehension, related to close test, related to rearrangement and related to sentence completion, ठीक है. दूसरी चीज़, तो आपको एक चीज़ जो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है इसके लिए, वो तो ये हो गया कि आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है. कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है. सिमिलरली यू कैन डू दिस विद दिस आर्टिकल एज वेल. ज़रूरी नहीं कि एक दिन में दोनों आर्टिकल पढ़ लो, एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ो, दूसरे दिन दूसरा आर्टिकल पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और ये पोर्शन जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है. तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जब प्रिपेयर करना मेंस के पेपर के लिए, तो आप ये इस पार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है. विद दिस लेट्स कम टू द टिप्स कि सेंटेंस कंप्लीशन या फिर कोई भी ऐसे एक्सरसाइज जो पैराफिलर्स के एक्सरसाइज होते हैं, दैट मीन्स कहीं से भी कोई भी एक लाइन हटा दी. अब आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो वहाँ पर फिट हो जाए, ठीक है. सो देखो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड द सेंटेंस. आप क्या करोगे, रीड द सेंटेंस या कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आप रीड करेंगे. वंस यू हैव रेड इट, अगेन क्या करोगे, पहले ये समझ लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव में ये दिया हुआ है. वंस यू हैव रेड द पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, इसके बाद स्ट्रेट अवे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट क्या करना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं. अगर आपके सेंटेंस में नेगेटिव बात हुई है तो आप एलिमिनेट क्या करने वाले हो, पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दोगे. अगर आपके स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात हुई है तो आप एलिमिनेट क्या करोगे, नेगेटिव वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे. सो इट्स ऑल एंड ऑल बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल. इसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है. आपको सही वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि आपके पैराग्राफ को, जो कि आपके सेंटेंस को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा,
ठीक है. सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन व्हिच इज replying to the discussion on the budget in which 47 members had participated in previous 4 days, Mr. Thakur dash announcements of the then Congress government. कह रहे हैं कि जो डिस्कशन हुआ, रिप्लाइंग टू द डिस्कशन मतलब जो बजट के ऊपर डिस्कशन हुआ था उस पर रिप्लाई करते हुए 47 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था पिछले 4 दिनों में. उस पर रिप्लाई करते हुए मिस्टर ठाकुर ने क्या कहा, डैश अनाउंसमेंट्स ऑफ देन कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब अनाउंसमेंट्स को कुछ किया तब की कांग्रेस गवर्नमेंट से. अब देखो मिस्टर ठाकुर अनाउंस्ड व्हाट ही कॉल्स ऑनेस्टी, उन्होंने ऑनेस्टी को क्या किया, अनाउंस किया, या फिर डिनाउंस व्हाट ही कॉल्स शैम, अनाउंस करेंगे ऑनेस्टी को. तो यहाँ पर 4 दिन तक पहली चीज़ ये समझो 4 दिन तक कोई काम चलता रहा, दैट मीन्स उसके बाद भी उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया. अभी भी कह रहे हैं कि डिस्कशन ही हो रहा है, तो क्या इसको प्रेज करेगा, विल दैट बी प्रेजिंग इट, नो. तो मतलब पॉजिटिव वर्ड हम यहाँ से हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट सेज अनाउंस्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट एक पॉजिटिव बात बताता है. अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ एनीथिंग ओवर हियर, राइट. नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है डिनाउंस. डिनाउंस का मतलब होता है क्या कि आप किसी को निंदा कर रहे हैं, यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी, ठीक है, आप निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक. सो मे बी कैन बी प्लेस बिकॉज हमारा कॉन्टेक्स्ट तो नेगेटिव ही है. फिर दिया हुआ रिनाउंस का मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट कर देना, ठीक है. रिनाउंस मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट कर देना. सो ऑब्वियसली बात है यहाँ रिजेक्शन की तो बात नहीं आ रही. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन. हम डिस्कशन को अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर डिस्कशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट. देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिनाउंस का मतलब फिर से क्रिटिसाइज होता है. सो द कंक्लूजन कम्स विथ बी एंड डी. बी होगा या डी होगा. चलो दिया है क्या, डिनाउंस व्हाट ही कॉल्ड शैम, मतलब उन्होंने डिनाउंस किया उस चीज को जिसे ये शैम बुला रहे हैं. शैम का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज बोगस, समथिंग विच इज फेक, समथिंग विच इज फॉल्स, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है ना. तो इसी को तो हम डिनाउंस करेंगे. विल बी क्रिटिसाइजिंग समथिंग विच इज फॉल्स, है ना, कोई ऐसी चीज जो सच में है नहीं. इफ अ पॉलिटिशियन कम्स एंड promises you innumerable things and then he doesn't do that, तो what will be your action? You will be criticizing the deeds, right? तो क्या करेंगे आप, क्रिटिसाइज करोगे. आप डिनाउंस व्हाट ही कॉल्ड आर सेविंग्स, जो उन्होंने सेविंग्स कहा उसको डिनाउंस कर रहे थे, नहीं. सेविंग्स इज अ पॉजिटिव वर्ड, राइट. लेकिन हमारे लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कशंस दैट आर गोइंग ऑन फॉर 4 days, राइट. एक डिस्कशन है जो 4 दिन से चला आ रहा है. स्टिल इट हैज नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, स्टिल अभी तक वो किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचा है. सो ऑब्वियसली दे विल बी डिनाउंसिंग इट एंड डिनाउंसिंग इट इन नेगेटिव टर्म्स, राइट. डिनाउंस करेगा भी तो नेगेटिवली डिनाउंस करेगा. दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू place a negative word here, and that is sham. Sham means bogus या false. So option number B is absolutely correct for question number 1. Now let's move on to the next question. देखते हैं next question अपने screen पर. Here it says the Bharatiya Janata Party government in Rajasthan dash started by previous Congress regime on the purported ground of duplication leading to loss to the exchequer. अब यहाँ पर बताओ क्या होगा. Is all set to charge a tax on poor, is all set to abolish the tax on the rich, is all set to abolish a health scheme for the poor, या फिर is set to launch a new app for the food department. So first of all we need to identify, are we even talking about the food department? हम क्या food department की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना. हमने क्या बोला है, भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में है डैश, उन्होंने क्या किया, फिर लिखा है स्टार्टेड बाय प्रीवियस कांग्रेस रिजीम, जो पहले कांग्रेस का रिजीम था वो अब भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहा है. फिर क्या कह रहा है, स्टार्टेड बाय द प्रीवियस कांग्रेस रिजीम ऑन द परपोर्टेड ग्राउंड ऑफ डुप्लीकेशन लीडिंग टू लॉस टू द एक्सचेकर. अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस, अगर हम एक्सचेकर की लॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परपोर्टेड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कुछ चीज करते हुए नजर आना बट फॉल्सली, मतलब वो कर तो रहे हैं बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. वो सच में हो नहीं रहा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग. ठीक है, तो अब बताओ, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान इज ऑल सेट टू चार्ज अ टैक्स ऑन पुअर. क्या वो टैक्स चार्ज करने वाले हैं? ऑब्वियसली नॉट. कह रहे हैं इज ऑल सेट टू अबॉलिश द टैक्स
ऑन द रिच, क्या वो टैक्स को अबॉलिश कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे रिच पे टैक्स खत्म करने का क्या मतलब है? इज सेट टू अबॉलिश अ हेल्थ स्कीम फॉर द पुअर, कह रहे हैं अबॉलिश करेंगे वो क्या, एक हेल्थ स्कीम पुअर के लिए। और लास्ट वाले में दिया हुआ है किस चीज़ के बारे में, इट्स टॉकिंग अबाउट द फूड डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली बात है न्यू ऐप बनाने का फूड डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन है नहीं, हम किसी भी चीज़ के फूड रिलेशन से बात नहीं कर रहे, तो डी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अबॉलिश का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि खत्म करेंगे। सो ऑब्वियसली हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, दे आर लीडिंग, हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, दे आर डीलिंग विद अ लॉस, राइट। वो लॉस की वजह से या फिर लॉस हो रहा है उनको, सो ऑब्वियसली बात है वो अबॉलिश क्या करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो रिच के ऊपर टैक्स खत्म करने का कोई मतलब नहीं बनता, इंस्टेड उनको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए उनके इनकम को अकॉर्डिंग, राइट। और पुअर के ऊपर जो हेल्थ स्कीम है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन राजस्थान इज सेट टू अबॉलिश अ हेल्थ स्कीम फॉर द पुअर started by the previous Congress regime. That means जो पहले कांग्रेस रिजीम ने क्या किया था, हेल्थ स्कीम स्टार्ट किया था, उसको वो क्या करेंगे, अबॉलिश करेंगे। दैट मीन्स इट्स नॉट देयर एजेंडा, द एजेंडा वाज फॉर फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी पहले की, उसके पास से ये एजेंडा आया था और इन्होंने क्या किया, अब उस एजेंडा को ये कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट ऑफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Uttar Pradesh government has decided to file FIRs against builders who have given possession of flats to buyers without registration. कह रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो FIR करेंगे उन बिल्डर्स के अगेंस्ट जिन्होंने पोजेशन फ्लैट की दे दी है बायर्स को बिना रजिस्ट्रेशन कराए। तो दैट हैज़ मेड अ रिमार्केबल प्रॉफिट, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू रेवेन्यू लॉस, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस में प्रॉब्लम आ गई है, रेवेन्यू लॉस हुआ है। दैट मेड द गवर्नमेंट टू बी फॉलन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिर गई। गवर्नमेंट क्यों गिरेगी भाई? फिर कह दैट मेड देम टू ऑर्गेनाइज द फ्रेश इलेक्शंस, जिसकी वजह से उनको फ्रेश इलेक्शंस में क्या हुआ, ऑर्गेनाइज मतलब एक थोड़ा सा ढंग का उनको पोस्चर मिल गया, पिलर मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है डिसाइड किया है उन्होंने FIR अगेंस्ट बिल्डर्स, जिन बिल्डर्स ने क्या किया है, पोजेशन दे दी है फ्लैट के बायर्स को बिना रजिस्ट्रेशन के। सो व्हेन यू रजिस्टर अ फ्लैट, तो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, व्हेन यू रजिस्टर दैट प्रॉपर्टी इन योर नेम, व्हाट हैपेंस इज दैट मनी गोज टू, जो रजिस्ट्रेशन का पैसा होता है वो कहाँ चला जाता है, दैट गोज इनटू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, राइट। वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे जाता है, तो इफेक्ट भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। रिमार्केबल प्रॉफिट नहीं हुआ, बट हाँ उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ है। वाई? अगर हम सपोज करो 100 फ्लैट हमने बना लिए, 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इन दैट केस क्या हो गया, अगर 1 लाख का भी रजिस्ट्रेशन है तो वी आर अर्निंग मच अ लॉट ऑफ मनी, राइट, और उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो बिल्डर्स के अगेंस्ट FIR करेंगी, उन बिल्डर्स के अगेंस्ट जिन्होंने बायर्स को फ्लैट दे दिया है बिना रजिस्ट्रेशन के, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू रेवेन्यू लॉस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। वी थिंक इट we think it overwhelmingly likely that dash a nerve agent on the streets of the UK. कह रहे हैं we think it overwhelmingly, मतलब क्या हुआ, हम इसके बारे में सोचते हैं कैसे। overwhelmingly का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हो। we think it dash likely that, और इसी के जैसा that it was he who scolded, it was her confidence that a nerve agent on the streets of the UK, it was his decision to direct the use of a nerve agent, or it was he who helped, or none of these। क्या होना चाहिए, देखो we think it overwhelmingly, हम इसको overwhelmingly मतलब खुशी खुशी देखते हैं क्या, likely, इसी तरह से that it was he who scolded a nerve, क्या यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, नहीं। फिर कह रहे हैं इट वॉज हर कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पर हर कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। फिर कह रहे हैं इट वॉज हिज डिसीजन टू डायरेक्ट द यूज ऑफ अ नर्व एजेंट। सो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एजेंट। सो एजेंट की बात करें तो एजेंट के साथ आपको एक रिलेशन भी फॉर्म करना पड़ेगा, और वो रिलेशन आप पोजेशनल रिलेशनशिप के थ्रू ऑफ से शो कर सकते हो, एंड दैट इज गिवन इन ओनली वन ऑप्शन, एंड विच इज ऑप्शन नंबर सी,
it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK. Right? So option number C is absolutely correct because उसके बाद दिया हुआ है a nerve agent. So all of us know कि agent जो हो गया noun हो गया, right? And if we have a noun तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा या फिर उसके लिए पोजेशन शो करनी होगी तो आप ऑफ से ही शो कर सकते हो, है ना. तो ऑफ का यूसेज सिर्फ सी में दिया है, therefore it makes we think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK. Now let's move on to the next question. देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर. Here it is. Most of the communication in this office has become redundant. कह रहे हैं जो कॉन्वर्जेशन इस ऑफिस में होती हैं वो ज़्यादातर रिडंडेंट हो गई हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिडंडेंट? इसका मतलब होता है अननेसेसरी बातें होने लग गई हैं. दैट मीन्स विच इज़ नॉट यूजफुल, विच इज़ अनप्रोडक्टिव, उसकी बात करें. ठीक है, इस ऑफिस की ज़्यादातर बातें क्या हो गई हैं? हैज़ बिकम रिडंडेंट. फिर कह रहे हैं इट इज़ वेस्टिंग टाइम, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मनी वेस्ट हो रहा है. इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग द फेवरेबल एनवायरमेंट. क्या फेवरेबल एनवायरमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. फिर इट इज़ प्रोड्यूसिंग द ग्रेट रिजल्ट्स. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं? नहीं. इट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियस ही बात है, जब हमने पहले ही बता दिया, व्हेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द वर्ड रिडंडेंट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट बेनिफिशियल. दैट मीन्स वो डीमेरिट का काम करेगा, वो बेनिफिशियल नहीं है, अननेसेसरी है, इनएसेंशियल है. रिडंडेंट वर्ड जो दिया हुआ है, दिस मीन्स unnecessary, inessential, and this is what we are talking about, right? हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. तो हम कह रहे हैं जब हमने पहले ही उसको नेगेटिव बता दिया है, हमने जब नेगेटिव बता दिया तो हाउ कैन वी राइट अ पॉजिटिव वर्ड फॉर इट? हम पॉजिटिव तो लिख नहीं सकते. तो इट इज़ वेस्टिंग टाइम, बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है. इट इज़ वेस्टिंग मनी, मनी से कोई रिलेशन नहीं होगा बात करने का, राइट? हाँ, इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर लगाना कोई सेंस नहीं है. फिर कह रहे फेवरेबल एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट, हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे. इट इज़ प्रोड्यूसिंग द ग्रेट रिजल्ट्स, हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे. इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली एज आई सेड इट्स इनएसेंशियल, दैट मीन्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट बेनिफिशियल. एंड अननेसेसरी, दैट मीन्स दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑब्वियसली बात है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिविटी. वो प्रोडक्टिविटी का पार्ट नहीं बन पा रहा है. वी आर नॉट गेनिंग anything with these redundant talks that we have in our organization or in our office. So option number E is absolutely correct in question number 5. चलिए अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. Racism thrives because the silence of the majority and their reluctance to stand up and be counted dash. कह रहे हैं रेसिज्म थ्राइव करता है. दैट मीन्स थ्राइव का मतलब होता है जब आप बहुत मेहनत करके इस चीज़ को अचीव करते हो. ठीक है, तो कह रहा है रेसिज्म थ्राइव्स बिकॉज द साइलेंस ऑफ द मेजॉरिटी. क्योंकि रेसिज्म क्यों अभी भी बना हुआ है, क्यों हमारे बीच में लोग इसके बारे में बात करते हैं? क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस चीज़ के बारे में चुप हैं, साइलेंट है. ठीक है, थ्राइव का मतलब होता है धीरे धीरे फ्लरिश करना. सो अभी भी रेसिज्म आगे क्यों बढ़ता चला जा रहा है? वाई इज इट ग्रोइंग एंड रैपिडली ग्रोइंग? क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो हमारी पब्लिक है वो साइलेंस ऑप्ट करती है इस केस में. ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड देयर रिलक्टेंस टू स्टैंड अप. दैट मीन्स रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट रेडी टू डू समथिंग, जब आप खुद की खुशी से कुछ नहीं करना चाहते हो. तो कह रहे हैं और इसके अलावा एक तो वो साइलेंट है, दूसरा वो स्टैंड अप मतलब एक अपना ओपिनियन लेने के लिए, अपने ओपिनियन को देने के लिए वो रिलक्टेंट हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू स्टैंड अप. एंड हो सकता है किसी के दिमाग में आता हो कि ये जो सोसाइटी में हो रहा है, द एल्डर्स आर व्हाटएवर माय एल्डर्स आर डूइंग दैट्स नॉट करेक्ट. बट आप खुद नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि आपको डांट दिया जाएगा. मे बी आप छोटे हैं इस वजह से, मे बी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस वजह से. तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट कह क्या रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ये कहा जा रहा है कि वो स्टैंड लेने में रिलक्टेंट है. दैट मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू टेक द स्टैंड एंड बी काउंटेड. और उसकी वजह से वो कैसा काउंट होते होंगे? हार्डली मेक्स एनी चेंज. एंड बी काउंटेड हार्डली मेक्स एनी चेंज मतलब अगर इसको काउंट किया जाए तो इससे कोई चेंज नहीं हो रहा है. नहीं, मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? फिर कह रहे हैं क्वाइटली मेक्स एनी प्रोग्रेस. तो बहुत थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है लेकिन बहुत शांति से. तो प्रोग्रेस करेगा ही कैसे जब लोग चुप हैं, जब लोग उस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाह रहे हैं? तो ये प्रोग्रेस कैसे करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? फिर कह रहे हैं क्या नेक्स्ट इज
recently made any progress, कुछ ही समय में, पिछले कुछ समय में उन्होंने कुछ प्रोग्रेस दिखाई है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस. हम तो रेसिज्म बढ़ रहा है और वो थम क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं और उसके लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं. ठीक है, फिर देखो क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट इज क्वाइटली कंडोन्स इट. कंडोन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, एक्सेप्टिंग समथिंग, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, अप्रूव करना, सैंक्शन करना किसी चीज़ को. एंड टू बी काउंटेड क्वाइटली कंडोन्स इट, दैट मीन्स, और इस चीज़ के लिए अगर काउंट करें तो वो चीज़ एक्सेप्ट करी जा रही है लोगों के द्वारा. मतलब लोग नहीं बोलते हैं, दे आर साइलेंट, तो सब उसको बात, हाँ उसकी बात सुन लेते हैं. ठीक है, चलो ये भी इस बात से अग्री कर रहा है, ये भी इस बात से अग्री कर रहा है. मतलब ये सब लोग रेसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये इस जाति को बिलोंग करते हैं, ये इस जाति को बिलोंग करते हैं, ये दो जातियां एक साथ नहीं आ सकती. सो दिस इज एक्सेप्टेबल, ये सोसाइटी में एक्सेप्ट हो रहा है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द पैराग्राफ, राइट, कि वो क्वाइटली एक्सेप्ट हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है इसमें. फिर रिसेंटली इग्नोर्स इट. क्या ये इग्नोर कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट. दे आर कंडोनिंग इट, दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग रेसिज्म इन देयर सोसाइटी. सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन. देखते हैं 7th में क्या दिया. देखो, सम कॉफी शॉप्स हैव अ प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स टू चूज फ्रॉम. प्लेथोरा का मतलब होता है प्लेंटी, बहुत सारा. ठीक है, तो कह रहे कुछ कॉफी शॉप्स ऐसे हैं जहां पर प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स हैं, दैट मीन्स बहुत सारी वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स है सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए. when others do the advance, while others do the same, while others stick to the basics, while others do the advance, none of the above. अब देखो यहाँ पे कह रहे कुछ शॉप्स में प्लेथोरा है, लेकिन कुछ शॉप्स में क्या होगा बताओ. कुछ शॉप्स में अगर प्लेथोरा है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हमारे पास एक कॉमा दिया हुआ है. अब कॉमा से या तो सेम बता दोगे या फिर डिफरेंट बता दोगे. लेकिन जब हम वाइल का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, वाइल डिफाइंस व्हाट, कि अगर यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है तो द अदर साइड विल डिफाइन अ नेगेटिव वर्ड. अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो द अदर साइड विल डिफाइन अ पॉजिटिव वर्ड. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जैसा भी आप यहाँ पर प्लेसमेंट करोगे उसका ऑपोजिट ही आएगा. अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इट हैज, कुछ कॉफी शॉप्स में प्लेथोरा है, दैट मीन्स प्लेंटी है, बहुत सारी वेराइटी है, राइट. वी हैव वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स टू चूज फ्रॉम. बट फिर उसका ऑपोजिट लिखोगे तो क्या होगा? व्हेन अदर्स डू द एडवांस, मतलब उससे भी ज़्यादा कुछ लोग करते हैं, नहीं. वाइल अदर्स डू द सेम, दूसरे भी यही कर रहे हैं, नहीं, वो तो इक्वल हो जाएगा ना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं रहेगी. फिर वाइल अदर्स स्टिक टू द बेसिक, बिल्कुल. यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वैरायटी है और ऑपोजिट के पास सिर्फ बेसिक्स हैं. बेसिक्स का मतलब हो गया, आप कोई सिर्फ चॉकलेट शेक दे और यहाँ पर आ जाए चॉकलेट शेक में भी बहुत सारी वैरायटी है कि ओरियो का पियोगे, ब्राउनी का पियोगे, किटकैट पियोगे, फेरेरो पियोगे, कौन सा पियोगे. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्लेंटी में बहुत सारे और बेसिक्स उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स वेरी लेस इन नंबर. और वाइल अदर्स डू द एडवांस, और वाइल अदर्स डू द एडवांस का मतलब उससे भी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, नहीं. सो वी हैव द करेक्ट आंसर एज बेसिक्स. तो ऑपोजिट हमें डिफाइन करना था, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, which makes a sentence as some coffee shops have a plethora of drinks to choose from while others stick to the basics. ठीक है, now let's move on to the 8th question. 8th question की तरफ चलते हैं. देखिए वहाँ पे क्या लिखा है. David was now free to subdue John of the Isles, to repudiate all his own debts contracted before 1368. अब डेविड की यहाँ पर बात हो रही है. डेविड अब फ्री हो गया था जॉन के सारे डेथ से, सारे सबड्यूस से. टू रेप्यूडेट करने के लिए ऑल हिज ओन डेट्स, अपने खुद के डेट्स करने के जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे 1368 से पहले. ठीक है, 1368 मस्ट बी एन ईयर दैट इज मेंशन. तो देखो क्या होगा. तो टू मेक प्रिपरेशंस फॉर अ क्रूसेड, प्रिपरेशन करेगा वो क्रूसेड्स के ऑब्वियसली. फिर कह रहा है टू मेक प्रिपरेशन फॉर द ओकेजन, ओकेजन के लिए. ठीक है, देखो हो सकता है ये भी लग जाए, लेकिन फिर उसके बाद आपका ऑप्शन आया क्या, टू मेक प्रिपरेशन फॉर द वॉर, वॉर के लिए. वॉर का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करोगे, नहीं. फिर उसके बाद कह रहे हैं टू मेक प्रिपरेशन फॉर द डिवाइन डिस्कोर्स. डिवाइन डिस्कोर्स का मतलब क्या हो गया? वो ऐसी कोई भी रिचुअल, कोई ऐसा कोई भी मंत्र या कोई भी ऐसा ओकेजन जो भगवान से रिलेटेड है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू भगवान, राइट. हम भगवान से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं. फिर कह रहे हैं टू मेक प्रिपरेशन फॉर द रिलीजियस मीटिंग. अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू रिलीजन. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख रहे हैं जो रिलीजन से रिलेटेड है.
अब देखो, सिर्फ रिलीजन की बात करना, सिर्फ सोशल होने की बात करना, सिर्फ पॉलिटिकल होने की बात करना, ये अलग अलग 3-4 चीजें हो गई. बट वेन यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे एवरीथिंग इन वन सिंगुलर पॉइंट, जब आप क्या करते हो, सारी चीजें एक ही पॉइंट में लिखना चाहते हो, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय क्रूसेड, राइट. अब क्रूसेड जो मीटिंग करेगा, क्रूसेड जो सीरीज करेगा या कैंपेन करेगा, क्रूसेड का मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट वी मीन बाय कैंपेन मीटिंग, ठीक है. अब यहां पर जो कैंपेन होगी वो सिर्फ रिलीजियस, सिर्फ डिवाइन, सिर्फ सोशल, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगी, बल्कि सारी चीजें होंगी. ये पॉलिटिकली भी आएगा, दिस विल डिस्कस द सोशल एज वेल, दिस विल बी रिलीजियस एज वेल, ठीक है. तो सारी चीजें आ जाएंगी. सो ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन में कहीं आप पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते हो कि हम पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस की बात कर रहे हैं, हम सभी चीज की बात कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या बोला, टू मेक प्रेपरेशन फॉर अ क्रूसेड, क्रूसेड की प्रेपरेशन के लिए. सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डायमंड इज द हार्डेस्ट, मोस्ट रिसाइलेंट एंड मोस्ट डैश. अब बताओ डायमंड क्या है, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है, रिसाइलेंट है. दैट मीन्स आप एक मार्बल की बात कर रहे हो और वो मार्बल कैसा है, आपको उस चीज की बात करनी है, राइट. सो हार्डेस्ट, मोस्ट रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का मतलब होता है टफ, हार्ड, ठीक है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मोस्ट डैश, मोस्ट लगा हुआ है तो चीपेस्ट लग नहीं सकता. मोस्ट अबंडेंट, दैट मीन्स विच इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो अबंडेंट थोड़ी होगा भाई, डायमंड हर जगह मिलता होता तो इतना महंगा क्यों होता फिर. मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्कुल कह सकते हो. मोस्ट अडोरेबल कह सकते हो, अडोरेबल इज एक्चुअली यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है. और कॉस्टलियर लगेगा नहीं. आज वी नो जहां पर हमारा ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक से पहले मोस्ट है और जब मोस्ट लग जाता है तो उसके बाद वी यूज अ पॉजिटिव डिग्री, राइट. मोस्ट के बाद हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, विच सेज कि आपने मोस्ट लगा दिया तो आप चीपेस्ट का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज चीपेस्ट इज ऑल्सो अ सुपरलेटिव डिग्री एंड मोस्ट ऑल्सो डिफाइंस अ सुपरलेटिव डिग्री विच फॉलोज अ पॉजिटिव डिग्री आफ्टर इट. सो चीपेस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड. नेक्स्ट वी हैव अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब हो जाएगा दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर, और अगर हर जगह अवेलेबल होता तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा रिसाइलेंट कैसे हो जाता, सबसे ज़्यादा. डायमंड इज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, राइट, अबंडेंट में नहीं है. फिर मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्कुल कह सकते हो. नाउ ब्यूटिफुल इज अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर लिविंग और नॉन लिविंग. ये लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है और ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है. बट द वर्ड अडोरेबल, अडोरेबल इज यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स. तो अडोरेबल लग सकता था बट ये लिविंग बींग के लिए यूज होता है, एंड वी आर रेफरिंग टू व्हाट, वी आर रेफरिंग टू डायमंड. सो ऑब्वियसली वी विल नॉट यूज द वर्ड अडोरेबल हियर. एंड देन वी हैव कॉस्टलियर. कॉस्टलियर तो लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस्टलियर इज अ वर्ड विच एंड्स विद IER विच इज अ कंपैरेटिव डिग्री, एंड कंपैरेटिव डिग्री इज नेवर यूज्ड आफ्टर मोस्ट. सो कंपैरेटिव does not make any sense. And now we are left with beautiful, which makes a sense here, and therefore हमारा आंसर क्या हो जाएगा, beautiful is the correct answer here, which can be used for living or non-living, both the terms. So it will be a diamond is the hardest, most resilient and most beautiful gem of all. Now let's move on to the 10th question. अब चलते हैं 10th question की तरफ. Here it is. क्या रहा है, he left the house slamming the door so hard the halfway. कह रहे हैं कि उसने घर छोड़ा, स्लैमिंग द डोर सो हार्ड द हॉलवे, मतलब हॉलवे से निकलते हुए दरवाजे को इतनी जोर से बंद करते हुए निकला. एग्जैस्परेटेड विद द साउंड, द, ठीक है, सो हार्ड द हॉलवे एग्जैस्परेटेड, ठीक है. हॉलवे जो है वो एग्जैस्परेट हो गया साउंड से. अब जो वर्ड दिया है एग्जैस्परेट, इसका मीनिंग होता है कि आप बात कर रहे हैं इन्फ्यूरिएट की, बहुत गुस्से की, अनोइंग की, अग्रेसिव होने की. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो डोर सो हार्ड द हॉलवे एग्जैस्परेटेड विद द साउंड, मतलब हॉलवे अनॉय हो सकता है, बताओ, अनॉय हो सकता है, हॉलवे इरिटेट हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट, राइट. हॉलवे इज अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि ये रास्ते की बात कर रहा है कि जो रास्ता था वो साउंड से एग्जैस्परेट तो नहीं हो सकता. देन वी हैव ड्विंडल. ड्विंडल का मतलब होता है श्रिंक करना, ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज करता जाए, जो उसको हम ड्विंडल बोलते हैं, ठीक है. सो ड्विंडल मीन्स व्हाट, डिमिनिश, डिक्रीज, उसको हम ड्विंडल का यूज बोलते हैं. तो क्या साउंड ड्विंडल हो रही थी, जब जोर से दरवाजा मारोगे तो ड्विंडल होगी आवाज. ड्विंडल का मतलब क्या हो गया, हमने आपको बताया डिक्रीज, आवाज डिक्रीज नहीं होगी, जब जोर से मारोगे तो और ज्यादा आवाज आएगी, राइट. चलो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है थॉट. थॉट का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना.
फ्रस्ट्रेट हो रहा था साउंड से? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हॉलवे फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता. हॉलवे, एग्जैस्परेट, अनॉय, इरिटेट, ये सब वर्ड्स लिविंग बीइंग के साथ लगा सकते हो, है ना. फिर उसके बाद कह रहा है रिवर्टेड. रिवर्ट का मतलब क्या होता है? रिवर्ट मीन्स क्या होता है? रिप्लाई करना. जो भी आपने कहा है उसके ऑपोजिट में बोलना, राइट. सो यहाँ पर क्या नॉन लिविंग थिंग ऑपोजिट में बोल सकती है, या फिर नॉन लिविंग थिंग क्या आपको जवाब दे सकती है? ऑब्वियसली नॉट. ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एडजेक्टिव्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं. एग्जैस्परेटेड भी, थ्वॉट भी, रिवर्ट भी. अब आता है रिवर्बरेटेड. यहाँ पर रिवर्ट नहीं है, रिवर्बरेटेड. रिवर्बरेट का मतलब क्या होता है? रीसाउंड, एको. दैट मीन्स कोई एक चीज़ आपने बोली वो वापस से क्या हो रही है? बार बार बोल के आ रही है, रिपीट हो रही है, रिसोनेट हो रही है, री एको हो रही है, बार बार बोली जा रही है. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा बताओ? जब दरवाजे को जोर से मारा जाएगा हॉलवे पे, दरवाजा क्या आएगा? एको होने लगेगा, रीसाउंड करने लगेगा. तो साउंड की बात करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, विच मीन्स रिवर्बरेट. और तो रिवर्बरेट का मतलब क्या है? जो आवाज जाकर गूंजे, आवाज जाकर इको करे, आवाज जाकर रीसाउंड करे. दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिवर्बरेट. ठीक है, तो रिवर्बरेटेड विद द साउंड इज द करेक्ट वर्ड फॉर दी हॉलवे. और हॉलवे में आवाज एको कर भी सकती है, लेकिन थॉट नहीं करेगी, रिवर्ट नहीं करेगी, एग्जैस्परेट नहीं करेगी. ठीक है. Now let's move on to the next question. देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया है. It says this indicates that the custom of talking out these organs, okay, taking out these organs and wrapping them separately was dash. कह रहे हैं ये इंडिकेट करता है क्या कि ये जो कस्टम था, ये जो रीति रिवाज था क्या करने का, कि इन ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाए और उसको रैप किया जाए सेपरेटली. ये ऑर्गन क्या ये कस्टम क्या था? मतलब ये रीति रिवाज था, ये रिवाज क्या था? ऑलमोस्ट रूमर इन द सोसाइटी. ये सोसाइटी में सिर्फ रूमर था. ऑलरेडी इन वोग इन द मोस्ट लाविश फॉर्म ऑफ बरियल. कह रहे हैं ये वोग में था ना. देखो वोग जो वर्ड है ये बोलता है कि कोई चीज़ अगर इन ट्रेंड होती है तो हम वोग वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, वोग मीन्स इन ट्रेंड था. तो कह रहे फैशन में करंटली यूज़ हो रहा था. तो कह रहे रैपिंग देम सेपरेटली वॉज ऑलरेडी इन वोग, मतलब ये ट्रेंड में था. इन द मोस्ट लाविश फॉर्म ऑफ बरियल, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता था बरियल का. दैट मीन्स इंसान को दफनाने का या किसी को भी दफनाने का. फिर कह रहे ऑलरेडी कंसिडर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ बरियल. ये चीपेस्ट होगा. पहले किसी का अगर डेथ हो गया है तो पहले उसकी बॉडी को फाड़ो, फिर सारी चीज़ें निकालो, उसको अलग अलग करो और फिर उसके बाद उसको बरी करो. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. और ये चीप तो बिल्कुल भी नहीं होगा. फिर कह रहे हैं ऑलरेडी रिकग्नाइज एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लैमेंटेशन. इसको सबसे ख़राब तरीका माना गया था लैमेंटेशन का. तो लैमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी तरीके, बहुत ज़्यादा सौरों को, बहुत ज़्यादा दुख को एक्सप्रेस करने का. तो ये अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी की बॉडी को काट के फिर उसकी ऑर्गन्स निकाल के उसको अलग अलग सेपरेट करके ऐसे बरी किया जाए, तो ये सौरो एक्सप्रेस कर रहे हो आप, ये दुख एक्सप्रेस कर रहे हो तुम. तो ये इनह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, राइट. सो डी के नॉट बी देयर. देन ऑलरेडी नेम्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ बरियल. ये सप्लीमेंट है, मतलब बरियल के जैसा है, इट्स नॉट एक्चुअली बरियल. तो ये सब कोई सेंस नहीं बना रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी डज मेक अ सेंस कि ये इन ट्रेंड था और सबसे लाविश तरीका माना जाता था बरियल का. सो ऑप्शन नंबर बी makes a sense here, which makes the correct sentence as this indicates that the custom of taking out these organs and wrapping them separately was already in vogue in the most lavish form of burial. Now let's move on to the next question. अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. Here it is, 12th question. पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी मीनिंग क्या है. देखिए, these enigmatic speeches were all that the multitudes got but the disciples. अच्छा, एग्निमैटिक स्पीचेस है. एग्निमैटिक स्पीचेस का मतलब क्या हो गया? जो बहुत सारे कन्फ्यूजन से भरी हुई है. एग्निमा का मतलब क्या होता है? एग्निमा मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मिस्टीरियस, पजल्ड, कन्फ्यूज्ड. जो चीज़ आसानी से ना समझी जा सके उसको हम एग्निमा बोलते हैं. तो कह रहे हैं स्पीचेस एग्निमैटिक है. दैट मीन्स मे बी डबल मीनिंग स्पीचेस हो, या फिर कुछ कह रहे हैं वो एक्चुअली वो मीन नहीं कर रहे हैं, बट हाँ वो कह रहे हैं. दैट इज व्हाट वी मीन बाय एग्निमैटिक. सो एग्निमैटिक स्पीचेस वर ऑल दैट द मल्टीट्यूड्स गॉट. जो मल्टीट्यूड्स को मिला वो सिर्फ ऐसी स्पीचेस थी. बट द डिसाइपल्स इन प्राइवेट वर टॉट देयर लेसन ऑफ होप. लेकिन डिसाइपल्स को क्या किया गया? उनको उनके लेसन को सिखाया गया, होप का जो लेसन वो लोग सीख रहे थे. या फिर इन प्राइवेट इन पब्लिक वर टॉट नाउ हाउ टू इग्नोर. और पब्लिक में उनको सिखाया गया था कि किस तरह से इग्नोर किया जाए. नहीं. फिर
इन रिटर्न गॉट देयर आंसर्स, उनको आंसर मिल गया। ऑब्वियसली नॉट, कैसे आंसर मिलेगा जब आपकी बात बहुत मिस्टीरियस है, जब आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, नॉट ईजिली अंडरस्टूड है, तो कैसे उसको आंसर मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इन एडिशन गॉट लैमेंटेशन, अगेन उनको लैमेंटेशन मिला, नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? एग्नेमेटिक स्पीचेस हैं, उनको सामने बोल रहे हो आप, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हो, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, दे आर गेटिंग मोर पजल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो प्राइवेट में ले जाके उनको लेसन ऑफ होप देंगे। दैट मीन्स अभी आपको नहीं समझ में आया, चलिए कोने में हम आपको समझाते हैं। अब आपने समझाया तो उनको और होप्स बांध दी, तो अब उस आदमी के पास क्या होप, क्या प्रूफ रह जाएगा कि उसने जो सुना है, जो समझा है, वो सही है या गलत है, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए is the correct option for question number 12. These enigmatic speeches were all that the multitudes got, but the disciples in private were taught their lesson of hope. Now let's move on to the 13th question. देखते हैं 13th question अपनी screen पर. Between the dash and that of modern philosophers, there lies a great gulf. कह रहे हैं between the dash and that of that means कोई चीज़ है, that of जब लग जाता है तो आप किसी चीज़ का relation show करने लग जाते हो, ठीक है? That of मतलब किसी चीज़ का रिलेशन है मॉडर्न फिलोसोफर्स से। तो पहली चीज़ कि आप अगर मॉडर्न फिलोसोफर्स को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न फिलोसोफर्स को कंपेयर कर रहे हो, और तो आपको ये चीज़ भी मालूम है कि फिलोसोफर्स क्या हैं? ह्यूमन बींग्स है ना? और अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी आपके से पहले भी ह्यूमन बींग आने चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज आपका क्या क्रिएट नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो देखो, बिटवीन द altruism ऑफ दिस एंशियंट्स, altruism का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिसइंटरेस्ट या सेल्फलेसनेस, सेल्फलेस कंसर्न की बात करता है, वेल बीइंग ऑफ अदर्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट्स हैपनिंग विद मी, बट आई शुड टेक केयर ऑफ द अदर पीपल, द फेलो सिटीजन्स आर लिविंग विद मी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय altruism। लेकिन यहाँ पर altruism ऑफ द एंशियंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। क्या हो सकता है? कैन दैट बी करेक्ट? कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं, बट आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑफ द एंशियंट्स। एंशियंट की कम्युनिटी और मॉडर्न फिलोसोफर की कम्युनिटी में देयर लाइज अ ग्रेट गल्फ। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे, बहुत सारा गैप है। दैट मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, राइट? फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लागियारिज्म की बात करो। प्लागियारिज्म का मतलब क्या होता है? दिस टॉक्स अबाउट, अगेन ISM लगा हुआ है, दिस इज ऑब्वियसली अ प्रोसेस। प्लागियारिज्म का मतलब क्या होता है? दिस इज अ रॉन्गफुल अप्रोप्रिएशन, मतलब आप किसी से जुड़ रहे हो, लेकिन गलत तरीके से जुड़ रहे हो। तो क्या हम गलती की कोई बात करें, नेगेटिविटी की कोई बात करें? नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि दोनों की समझ में काफ़ी डिफरेंसेस थे। फिर कह रहे हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म जो वर्ड है, हेडोनिज्म का मतलब होता है सेल्फ इंडल्जेंस, आप खुद में कितने खुश हैं उस चीज़ की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कह रहे बिटवीन द हेडोनिज्म ऑफ द एंशियंट्स एंड दैट ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर्स। जो पुराने लोगों का हेडोनिज्म था, दैट मीन्स उनका सेल्फ इंडल्जेंस, दैट मीन्स जो जितना वो अपने आप को ग्रेटिफाई करना चाहते थे, अपने आप को प्लेजर देना चाहते थे, उसका और मॉडर्न फिलोसोफर्स की बातों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हेडोनिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 14th में क्या दिया है। It talks about in some cases the inner layer is formed dash or by delamentation। कह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो इनर लेयर है वो फॉर्म होती है इस तरह से, और बाय डिलैमिनेशन, मतलब या तो डिलैमिनेशन से या फिर कैसे? तो नॉट बाय इन्वेस्टिगेशन बट बाय वेरिफिकेशन, नॉट बाय अडल्ट्रेशन बट बाय प्योरिफिकेशन, not by invagination but by proliferation, not by lamentation but by happiness। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा? कुछ केसेस में अगर lamentation हम कह रहे हैं और by delamentation अगर लगा हुआ है, सो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर डी तो नहीं हो सकता। not by lamentation but by happiness और by delamentation। कह रहे लैमेंटेशन से नहीं होगा लेकिन हैप्पीनेस से होगा या फिर डीलैमेंटेशन से होगा, ये तो सेंस नहीं बना ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। अब बचा क्या आपके पास? इन्वेस्टिगेशन से नहीं बल्कि वेरिफिकेशन से। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन तो हो ही रही है ना। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या हो गया कि वो वेरिफिकेशन करने का काम ही कर रहे हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, किसी चीज़, मिलावट को हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलावट की कोई बात नहीं हो रही। फिर इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है? वो एक्शन या वो प्रोसेस जिसमें इनसाइड आउट
टर्न इनसाइड आउट या फोल्ड बैक कर दिया जाता है किसी कैविटी या किसी पाउच को। तो ऑब्वियसली बात कह रहे हैं कि किसी भी इनर लेयर को फॉर्म करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपको आउटसाइड को इनसाइड करना पड़ेगा और इनसाइड को आउटसाइड करना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। तो ऑब्वियसली बात है इन सम केसेस द इनर लेयर इज फॉर्म्ड नॉट बाय इनवैजिनेशन बट बाय proliferation or by lamination. ठीक है, so option number C makes a sense over here. Now let's move on to the last question of this session. चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इन फरोरा still remains, if Pharaoh still remains obdurate, अगर ये अभी भी obdurate रहता है तो his happiness is gone, his predecessors would be vanished, his anxiety will get double, his last month is vanished और his firstborn is threatened. तो बताओ क्या होगा। पहली चीज़ तो ये समझो कि आपका जो पर्सन है वो लिविंग बीइंग है, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमने सारे में ही लिविंग बीइंग्स की बात करी है। और एक चीज़ और समझ में आ गई क्या कि ये हम मेल जेंडर की तरफ रख रहे हैं बिकॉज वी आर राइटिंग हिज ओवर दैट। बट ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जब सीधे सीधे आप मना कर देते हो किसी चीज़ को। तो कह रहे हैं एक इफ फराहुआ स्टिल रिमेन्स ऑब्ड्यूरेट, मतलब अभी भी अगर वो मना करता रहा तो क्या होगा, उसकी खुशी इज गॉन, उसकी खुशी खत्म हो जाएगी, उसके प्रीडिसेसर्स ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, चले जाएंगे, उसकी एंग्जाइटी विल गेट डबल, मतलब उसका जो नर्वसनेस है, उसकी जो इरिटेशन है वो डबल हो जाएगी, उसका लास्ट मंथ फिनिश हो जाएगा, उसका फर्स्ट बॉर्न इज थ्रेटन, उसके जो पहला बॉर्न है वो थ्रेटन हो जाएगा। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर अभी भी वो स्टबर्न रहा, अभी भी वो रिफ्यूज़ करता रहा अपने ओपिनियन को, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, तो क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट बॉर्न इज थ्रेटन, मतलब उसकी चीज़ों पे थ्रेट लग जाएगा, उसकी चीज़ों पे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ई डज मेक अ सेंस ओवर हियर एंड दैट मेक्स अ करेक्ट सेंटेंस आर if Pharaoh still remains obdurate, his firstborn is threatened. So here we come to the end of this session. I hope you've got all the things cleared. हर चीज़ आपको समझ में आ गई है। The only thing that will help you out in this will be your reading skill that can be improved only by reading and understanding what you have read. और ये चीज़ समझ लेना, जैसे ही रीड करते हो तो एक बार रीड करके फिर समझने मत बैठना, रीड करते साथ साथ उसको समझते जाना, व्हाट इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द मीनिंग। अगर आप एक बार रीड करेंगे फिर एक बार समझेंगे, दैट विल टेक टाइम। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो, बट देन एज द टाइम गोज ऑन यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम सो दैट यू कैन मेक फुल बेनिफिट आउट ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस सेशन को। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस बिकॉज वी लव यू।